Hi guys, welcome to Education Wave, Success Made Easy. Welcome to MSc Botany classes and in this video tutorial we are going to cover due and BHU syllabus. So आज का जो टॉपिक है वो है क्लोनिंग वेक्टर और उसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ क्लोनिंग वेक्टर के बारे में, फिर जो फीचर्स होते हैं लाइक एक क्लोनिंग वेक्टर में क्या क्या फीचर्स होने चाहिए, तो ऑरिजिन ऑफ रेप्लिका होना चाहिए लाइक ओराई बोलते हैं जिसको हम, देन क्लोनिंग साइट्स होनी चाहिए उसकी, सिलेक्टेबल मार्कर्स एंड देन फिर पढ़ेंगे हम PBR 322 क्योंकि ये जो है और PUC 18 जो भी हमारे MSc के सिलेबस में है वो सारा पढ़ेंगे हम, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं क्लोनिंग वेक्टर्स किसे कहते हैं। सो क्लोनिंग वेक्टर की क्या डेफिनेशन है। कोई क्लोनिंग वेक्टर है लाइक हम क्यों बोल रहे हैं कि उसको क्लोनिंग वेक्टर, वेक्टर हमें पता है कि उसमें हमने कोई भी जीन इंसर्ट कर दिया, ठीक है, ताकि वो हमारा जो जीन ऑफ इंसर्ट है फिर उस वेक्टर के थ्रू हम किसी भी सेल के अंदर इंसर्ट कर सकें, है ना। लाइक मुझे ये डायरेक्टली इंसर्ट करना था, मुझे ये वाला जीन इस सेल के अंदर डालना है, तो मैं ऐसे ही थोड़ी डाल सकती हूँ, तो मैं वेक्टर्स की हेल्प लेती हूँ। मैंने पहले उस वेक्टर के अंदर कोई सी साइट कट की और फिर वहाँ पे अपना वेक्टर जो जीन है उसको इंसर्ट किया और फिर इंसर्ट करने के बाद ये पूरा वेक्टर उसमें डाल दिया, ठीक है, ताकि वो फिर वो खुद रेप्लिकेट हो सके, है ना। तो वेक्टर्स हम क्यों चूज़ करते हैं, क्योंकि ये जो वेक्टर्स होते हैं ना, ये एक तरीके से बोल सकते हैं हम कि जो वेक्टर्स होते हैं ना, ये एक तरीके से आप बोल सकते हो कि ये एक बहुत अच्छा व्हीकल की तरह होते हैं, ठीक है, जिसकी हेल्प से हमारा जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है, ठीक है, वो हम यहाँ पे इंसर्ट कर देंगे और फिर ये एक व्हीकल की तरह होता है कि इसने यहाँ पे पहुँचा दिया, हमारा जो सेल है उसमें ये हमारा जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो उसने उसमें पहुँचा देता है ये, ठीक है। नाउ क्लोनिंग वेक्टर किसे कह रहे हैं। क्लोनिंग का मतलब हमें भी पता है लाइक बहुत सारे क्लोन्स बना देना, ठीक है। तो क्लोनिंग वेक्टर इज अ स्मॉल पीस ऑफ DNA, ठीक है, एक हमने स्मॉल पीस ऑफ DNA लिया दैट कैन बी स्टेबली मेंटेन्ड इन एन ऑर्गेनिज्म एंड इनटू विच अ फॉरेन DNA फ्रेगमेंट कैन बी इंसर्टेड फॉर क्लोनिंग पर्पसेस। तो देखो क्लोनिंग वेक्टर ना एक डबल स्ट्रैंडेड DNA की तरह ही होता है। अगर मैं बोलूँ इसको कि ये एक पूरा क्लोनिंग वेक्टर है जो कि डबल स्ट्रैंडेड DNA है, ठीक है, बट ये बहुत ज़्यादा स्टेबली मेंटेन्ड होता है। तो आपको ना ये जानना है कि कोई भी वेक्टर, मैं क्या करती हूँ, किसी वेक्टर को बाहर निकाल लिया, मान लो मैंने E. coli से ले लिया या फिर किसी भी बैक्टीरिया किसी भी वायरस से मैंने ये वेक्टर निकाल लिया, अब मैं इसको किसी भी सेल के अंदर डाल देती हूँ, तो ये कितना स्टेबली मेंटेन्ड है ना। किसी एक सेल से निकाल के दूसरे सेल में डाल दे रही हो, फिर भी ये इतना अपनी जो इसने अपना स्ट्रक्चर है उसको मेंटेन किया है, अपना फंक्शन इसने मेंटेन कर रखा है। तो ये जो मेंटेनेंस है ना वो किसकी वजह से होता है, इनके पास होते हैं कुछ शटल वेक्टर्स जो ना इनकी हेल्प करते हैं। क्यों हेल्प करते हैं, ताकि एक जगह से वो दूसरी जगह जा रहे हैं ना तो इतना स्टेबल रह सकें, उस एनवायरनमेंट में इनको स्टेबल रहने के लिए ये वेक्टर्स इसकी हेल्प करते हैं। तो अगर कभी आए तो बता दीजिएगा, ठीक है, ये एक्स्ट्रा था। तो क्लोनिंग वेक्टर एक आप मान लीजिए कि पीस ऑफ DNA ही होता है जो बहुत मेंटेन्ड होता है, जिसके अंदर हम अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट, जिसको हम फॉरेन DNA भी कह रहे हैं, वो फ्रेगमेंट उसको इंसर्ट कर देते हैं फॉर क्लोनिंग पर्पसेस। तो ये रहा मेरा वेक्टर। अब मुझे ये जीन ऑफ इंसर्ट किसी सेल के अंदर डालना है, तो मैंने इस वेक्टर की हेल्प ली और इस वेक्टर को मैंने किससे कट किया। तो एक प्रोसेस होता है, कहने को तो मैंने कह दिया कि मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट मैंने इसमें डाला और फिर जीन ऑफ इंटरेस्ट मैंने इसमें ट्रांसफ़र कर दिया, बहुत ईजी दिख रहा है, बट ऐसा होता नहीं है एक्चुअल में। अब देखो होता क्या है, आपको जो जीन ऑफ इंटरेस्ट लेना है आपने किसी सेल से निकाल दिया, ठीक है, मान लेते हैं सेल 1 में से निकाला होगा आपने। कैसे निकाला, मतलब उसको कट करा होगा ना आपने, तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स की हेल्प से आपने कट किया। अब ये जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स होते हैं, चाहे आप कोई सा भी ले लो, लाइक अगर आपने ECO R1 लिया होगा या फिर HIND3 लिया होगा, चाहे कुछ भी ले लो आप, तो ये जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हैं ये क्या करते हैं, इन्होंने कट किया, चलो ठीक है, इन्होंने कट कर दिया, तो जो जीन ऑफ इंटरेस्ट, अगर HIND3 ने काटा है जीन ऑफ इंटरेस्ट को, तो HIND3 ही वो जगह भी कट करेगा जहाँ पे जीन ऑफ इंटरेस्ट को हमें इंसर्ट करना है, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल वेक्टर्स के ऊपर ना साइट्स होती हैं, क्या होती हैं, ये रिस्ट्रिक्शन साइट्स होती हैं, लाइक इतनी साइट पे हमारा जो HIND3 है, ठीक है, यहाँ पे
हिंद 3 के लिए उसने कट किया और ये हमारी रिस्ट्रिक्शन साइट्स हो गई कि बिल्कुल अगर मान लो इस वाले एंड पे ACG खाली होगा या फिर GCG मान लेते हैं एक तरीके से, तो ये वाले एंड्स भी बिल्कुल वैसे ही होंगे ताकि ये वहाँ पे जाके इंसर्ट हो सके। ठीक है, तो बिल्कुल सेम ऐसे करके दोनों चीज़ों को हमारा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ही कट करेगा ताकि हमारी जो सीक्वेंस है ना वो वही आ सके, ताकि वो वहाँ पे इजीली इंसर्ट हो सके। ठीक है, तो हमारा ये चीज़ है कि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम ने इसको भी कट कर दिया और सेम एंजाइम ने इसको भी कट कर दिया ताकि हमारे जो सीक्वेंसेस हैं वो ऐसे आए कि दोनों आपस में इंसर्ट हो सकें। ठीक है, अब क्या हुआ, यहाँ पे जब हमने उसको इंसर्ट कर दिया तो बहुत अच्छे से हमने उसको, अब मुझे उसको चिपकाना है ना उसके अंदर जाके। तो देखो होता क्या है, फॉर एग्जाम्पल अब मेरा, चलो मैंने यहाँ पे मान लिया कि मैंने हिंद 3 से दोनों को कट किया। एक मिनट, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम मैंने कौन सा ले रखा है, हिंद 3। ठीक है, तो इसको भी हिंद 3 से कट किया एंड इसको भी हिंद 3 से कट किया। तो इतना हिस्सा मेरा मान लो कि खाली हो चुका है अब। ठीक है, तो अगर मैं बोलूँ कि यहाँ पे अभी कुछ भी नहीं है, इतने हिस्से में मेरा कुछ भी नहीं है, खाली है। ठीक है, तो होता क्या है, कभी कभी ये जो वेक्टर है ना वो दो चीज़ें दिखाता है। या तो आप जल्दी से इसके अंदर जाके अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट चिपका दोगे। कैसे चिपका दोगे, लाइगेज की हेल्प से। लाइगेज है ना, हमने पढ़ा था, हेलिकेज, लाइगेज, टोपोआइसोमेरेज। तो ये जो एंजाइम्स हैं वो क्या काम करते हैं आपको भी पता होना चाहिए। ठीक है, तो हमने लाइगेज यहाँ पे ऐड, लाइगेज से हमने अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे ऐड कर दिया। तो ये तो हमारा एक हो गया कि वेक्टर ऐसे हो सकता है। दूसरा, कभी कभी क्या होता है कि जो वेक्टर होता है ना, ये जो पूरा वेक्टर है, तो ये खुद ही आपस में ही, जल्दी से आपने इसको कट किया, ये खुद ही जाके आपस में मिक्स हो जाते हैं, ऐसे बना देते हैं। ठीक है, तो ये हमारे किसी काम का नहीं है। तो ऐसे दो ऑप्शंस हो सकते हैं कि या तो वेक्टर खुद ही ऐसे ऐड हो जाता है बिल्कुल किनारे पे, और या तो हमारा लाइगेज से हमने जल्दी से जीन ऑफ इंटरेस्ट इसमें डाल दिया। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट, फिर हमारा यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब होता क्या है, क्लोनिंग वेक्टर्स बस यही था कि बस एक स्मॉल पीस ऑफ DNA है जो कि डबल स्ट्रैंडेड होते हैं, जिनके पास इतनी कैपेसिटी है। क्या है, अगर ये वेक्टर, अब मेरे पास जीन ऑफ इंटरेस्ट के साथ ये आ चुका है, अब मैं जाके इसे किसी सेल में डालूंगी। ठीक है, और इसके अंदर मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट ऑलरेडी है, लाइक इतने हिस्से में मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट ऑलरेडी है। ये जाकर, ये क्योंकि एक तरीके का मैं बोल सकती हूँ ना कि ये जो क्लोनिंग वेक्टर है जाके खुद ही रेप्लिकेट करेगा। ठीक है, ये रेप्लिकेट करेगा उस सेल में। लाइक अगर कभी सेल डिवीजन हुई तो ये खुद ही अपने आप को रेप्लिकेट कर सकता है और उन सेल्स के अंदर ऐसे ऐसे करके मैं प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो बहुत सारे सेल्स जब होंगे तो ये जो हमारा ये पूरा जो रिकॉम्बिनेंट DNA बना है, रिकॉम्बिनेंट DNA भी जाके खुद ही रेप्लिकेट होगा। हमें रेप्लिकेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि वेक्टर के पास ऐसी बोल सकते हो कि प्रॉपर्टी होती है कि ये खुद ही सेमी ऑटोनॉमस होते हैं, लाइक खुद ही रेप्लिकेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा क्लोनिंग वेक्टर्स। एक और पॉइंट है इसके अंदर, देख लेते हैं क्या बोल रहा है ये, कि द वेक्टर्स एंड द फॉरेन DNA मे बी ट्रीटेड विद रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स दैट कट द DNA एंड जो DNA फ्रेगमेंट है thus generated contain either blunt ends और overhangs known as sticky ends। तो देखो दो तरीके के एंड्स होते हैं, या तो स्टिकी एंड्स बनाएगा या फिर ब्लंट एंड्स बनाएगा। ब्लंट एंड मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियो में जब मैं आपको पढ़ा रही थी, लाइक रिस्ट्रिक्शन मैपिंग में जब कंस्ट्रक्शन कराना सिखा रही थी, तो मैंने आपको बताया था कि दो तरीके के एंड्स बनते हैं, ब्लंट एंड बनते हैं और एक होता है स्टिकी एंड। स्टिकी एंड्स में क्या होता है, ब्लंट एंड क्या बनेंगे, ये दोनों के दोनों ऐसे जो DNA के सीक्वेंस होते हैं वो जाके कहीं पे भी इंसर्ट हो सकते हैं। स्टिकी एंड्स में ओवरहैंग्स बनते हैं, लाइक एक छोटा भी हो सकता है, एक बड़ा हो सकता है, ऐसे। ठीक है, तो ये बहुत अच्छे से मैंने आपको उस वीडियो में सिखाया, तो प्लीज़ जाके उसको एक बार देख लेना। अब देखो ये क्या बोल रहा है कि जब आपने सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से काटा तो वो दो पॉसिबिलिटीज़ क्रिएट करेगा, या तो वो ब्लंट एंड क्रिएट करेगा या फिर वो स्टिकी एंड्स क्रिएट करेगा। एंड vector DNA and foreign DNA with compatible ends can then be joined by molecular ligation। तो अगर दोनों के दोनों compatible हैं, लाइक मैंने इसको भी काटा था यहाँ से, तो मान लो इसके एंड पे A है, इसके एंड पे G है। जब मैंने इसको भी काटा तो यहाँ पे अगर मान लो G था और यहाँ पे पहले से ही A था, ये जो वेक्टर का जो DNA है, और यहाँ पे G था,
जब इतना हिस्सा मैंने निकाला, मान लो मैंने CBA निकाला, जब इसको भी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से काटा और ये वाला जो सीक्वेंस था ये भी बिल्कुल उसी की तरह था, मैं इसको जाके वहाँ पे इंसर्ट कर दूँगी क्योंकि इनके क्या हैं, जो एंड्स हैं इनके, लाइक इनका अगर मैं बोलूँ, क्या बोलूँ मैं इसको, कि एक तरीके से मैं कह सकती हूँ कि जब मैं इनको काटूँगी तो इनके एंड्स पे ये जो हमारे बेस पेयर्स हैं वो बिल्कुल ऐसे ही एक सेम कटेंगे, है ना। सो ऑब्वियस सी बात है, एक ही रिस्ट्रिक्शन एंजाइम लोगे तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम तो सेम ही काटेगा ना दोनों पे, है ना। तो इसका सीक्वेंस उसका सीक्वेंस दोनों का सेम ही होगा, तो जाके इसको वहाँ पे हम पेस्ट कर देते हैं, लाइगेट कर देते हैं, बस यही बोला इसने, जो कि मैंने आपको पहले भी समझा दिया था। अब आता है देखो छोटा सा ये टॉपिक है कि क्लोनिंग वेक्टर्स के टाइप्स क्या है। इससे पहले हमने क्लोनिंग वेक्टर पढ़ा। अब क्लोनिंग वेक्टर्स ना बहुत टाइप के होते हैं, तो बहुत छोटा सा है, जल्दी से मैं इसे समझा देती हूँ, फिर आएंगे हम अपने मेन जो चीज़ें हैं, मेन टॉपिक्स लाइक ORI क्या होता है, सिलेक्टेबल मार्कर्स क्या होता है, PBR 322 का पूरा स्ट्रक्चर बहुत अच्छे से समझाऊंगी मैं, ठीक है। तो देखो प्लाज्मिड्स जो कि बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, प्लाज्मिड्स दे आर ऑटोनोमसली रेप्लिकेटिंग सर्कुलर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल DNA। तो अगर किसी सेल के अंदर पता होता क्या है, एक तो खुद का उसके पास अपना न्यूक्लियो मतलब जो DNA है वो खुद का है, ऊपर से इनके पास ना एक एक्स्ट्रा रेप्लिकेटिंग ना सर्कुलर एक्स्ट्रा होता है, मतलब एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल DNA भी होता है जो कि ऑटोनोमसली रेप्लिकेटिंग होता है, मतलब खुद ही रेप्लिकेट कर सकता है, जिसको बोलते हैं हम प्लाज्मिड, ठीक है। तो ये भी एक तरीके का वेक्टर ही हो ना। वेक्टर की क्या होती हैं, जो अगर मैं बोलूँ वेक्टर्स क्यों लेते हैं हम, क्योंकि वो जाके रेप्लिकेट कर पाते हैं। तो प्लाज्मिड भी तो खुद ही रेप्लिकेट कर पा रहा है, तो हमने इसको भी एज अ वेक्टर ले लिया। बस ये देखना है कि जो प्लाज्मिड था, वन ऑफ द अर्लीस्ट कॉमनली यूज्ड क्लोनिंग वेक्टर इज़ द PBR 322। अब देखो एग्जाम में आता है कि क्या ये आर्टिफिशियल है या फिर नेचुरल है। दो टाइप के होते हैं, एक तो हमने ना बैक्टीरिया होते हैं, तो बैक्टीरिया के अंदर प्लाज्मिड था, मैंने इसको निकाल लिया, तो जिनका नाम मान लो कुछ भी हो सकता है, मैं ऐसे ही लिख रही हूँ, लाइक आप मैं बता देती हूँ, जैसे PB ऐसे कुछ भी मैंने ले लिया। तो लेकिन कुछ होते हैं आर्टिफिशियल, लाइक लोगों ने ना उसको तोड़ कर हर जगह से कुछ ना कुछ अपना खुद से ऐड कर करके उसको बनाया है। अब वो खुद से ऐड करके क्यों बना रहे हैं वो भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले ये बताना है कि जब जो PBR 322 था ना, वो एक आर्टिफिशियल प्लाज्मिड था। लोगों ने उसमें बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन साइट्स ऐड किए कि चाहे मैं हिंद 3 से काटूँ, मेरी मर्जी है, उसका भी साइट प्रेजेंट होना चाहिए, चाहे मैं अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को अपना ECO R1 से काटूँ तो उसकी भी यहाँ पे साइट्स प्रेजेंट होनी चाहिए। तो लोगों ने ना ऐसा अपने आप को, ताकि मैं यूज़ करूँ चाहे कोई सा भी एंजाइम, अगर मान लो उस वक्त मेरे पास हिंद 3 नहीं हुआ, ठीक है, तो मैं कुछ ना कुछ तो जुगाड़ लगाऊंगी, लाइक मैं अपना ECO R1 यूज़ कर लूँगी, लेकिन मुझे काटना तो पड़ेगा ना। अगर मुझे बहुत नीड है, मुझे इस जीन ऑफ इंटरेस्ट को अपने वेक्टर में डाल के जल्दी से रेप्लिकेट कराना है किसी पर्पज़ से, और मेरे पास हिंद 3 नहीं है क्योंकि उसके पास हिंद 3 वाला ही यहाँ पे प्रेजेंट था, रिस्ट्रिक्शन साइट था, तो क्या करूँगी मैं। तो उस वक्त हम क्या करेंगे, लोगों ने ऐसी कंडीशंस के लिए अपने यूज़ के लिए PBR 322 में बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन साइट्स ऐड कर दिए, लाइक हिंद 3 का भी है, ECO R1 का भी है, PST1 का भी है, ठीक है, PVU 1 का भी है, PVU 2 का भी है। तो ये जो BAM H1 SAL 2 सबके हैं, किसी भी एंजाइम से उठा के काट लो, तुम कहीं पे भी लगा दो इस PBR 322 में, क्योंकि सबके रिस्ट्रिक्शन साइट्स इसमें प्रेजेंट है, ठीक है। तो PBR 322 को बनाया ही इसी रीज़न से गया था ताकि वो अच्छे से उसे अपने यूज़ में ला सकें। अब ये जो क्लोनिंग लिमिट है ना इसकी, वो 0.1 से 10 KB की है, सिर्फ 0.1 से बहुत छोटा है, मतलब सबसे पहले बनाया गया था। तो ऐसा भी बोला जाता है कि ना, कभी कभी ऐसा बोला जाता है कि जो ये लाइक अगर मैं ना बहुत छोटा साइज़ ले रही हूँ ट्रांसफॉर्म करने के लिए, तो वो उतना ही अच्छा होता है रेप्लिकेशन के लिए। अगर मुझे रिकॉम्बिनेंट DNA बनाना है तो चाहे तुम जितना छोटा स्मॉल DNA लोगे ना, लाइक तुम्हें अगर इतना छोटा सा रेप्लिकेट करवाना है तो वो बहुत अच्छे से हो जाएगा। लार्ज DNA लोगे तो वो प्रॉब्लम कॉज करेगा। इसीलिए बोला जाता है कि लाइक अगर तुम्हें कोई रिकॉम्बिनेंट DNA बनाना है तो वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है साइज़ के, DNA के साइज़ के। अब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का क्या मतलब है कि अगर मैं यहाँ पे स्मॉल लूँगी तो इट मीन्स बहुत अच्छे से रिकॉम्बिनेंट DNA बन गया, अगर मैं लार्ज लूँगी तो वो अच्छे से नई फॉर्मेशन हो पाएगी उसकी,
ठीक है। तो सबसे पहले इसकी क्लोनिंग लिमिट देख लीजिए कि सिर्फ 0.1 से लेकर 10 KB तक ये क्लोनिंग लिमिट होती है, इसकी सिर्फ इतना ही क्लोन कर सकता है ये। फिर हमारे पास दूसरे वेक्टर्स होते हैं बैक्टीरियोफाज। अब ये बैक्टीरियोफाज यूज्ड फॉर क्लोनिंग आर द जैसे लैम्डाफाज और M13 फाज, ये अगर पूछा जाए तो प्लीज़ इसको याद रखिएगा। तो इसका भी वही है कि साइज़ तो इसका बहुत बड़ा है, लाइक 48,502 बेस पेयर्स का साइज़ है इसका, बट किसी काम का नहीं है। लाइक 1/3 पोर्शन उसका किसी काम का ही नहीं है, क्योंकि कर क्या पाता है ये 4 से लेके 5 तक KB के बेस पेयर्स तक सिर्फ क्या कर पाता है ये डोनर DNA में रिकॉम्बिनेंट बना पाता है। इट कैन ओनली रिकॉम्बिनेंट अबाउट 4 से लेके 5 KBP का जो डोनर DNA होता है उसको रेप्लिकेट कर पाता है या फिर रिकॉम्बिनेंट बना पाता है, ठीक है। तो बैक्टीरियोफाजस हो गया ये। अब आते हैं हमारे कॉस्मिड्स। कॉस्मिड्स, द साइज ऑफ कॉस्मिड्स है 7900 करके करीब कुछ होता है बेस पेयर्स, और इसकी क्लोनिंग लिमिट थोड़ी सी ज़्यादा होती है, 30 से 50 KB तक होती है, ठीक है। अब इट हैज़ फीचर्स सिमिलर टू बोथ फाज एंड प्लाज्मिड्स। तो जो बैक्टीरियोफाजेस हैं और जो प्लाज्मिड्स हैं दोनों से ना बहुत सिमिलर है ये। एन एग्जाम्पल ऑफ इट इज़ सुपर कॉस 1। तो ये इसका एग्जाम्पल बता रहा है, एग्जाम्पल ऑफ इट इज़ सुपर कॉस 1। तो बस इसने ये बताया कि कॉस्मिड्स क्या होते हैं, जो फाजेस होते हैं, जो हमने बैक्टीरिया फाजेस देखे और प्लाज्मिड्स देखे, बहुत सिमिलर फीचर्स हैं, इसलिए इसको बोलते हैं हम कॉस्मिड्स, ठीक है। अब बैक्टीरियल बैक बोलते हैं, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स बनाए गए, ठीक है। तो ये जो बैक थे उनके साइजेस बहुत बड़े थे, 11,827 बेस पेयर्स तक इनका साइज था, और क्लोनिंग लिमिट भी 35 से 300 KB तक था। इनके पास मार्कर जीन जो प्रेजेंट होता है ना वो ये होता है लैक्टोज मेटाबोलाइजिंग जीन होता है और क्लोरमफेनिकॉल, ठीक है। तो ये जो क्लोरमफेनिकॉल है ये एक तरीके का मार्कर जीन है। ये मार्कर जीन क्या होता है वो मैं अभी आपको समझाऊंगी, बस ये याद रख लीजिए कि अगर कोई बैक्टीरियल जीन है तो उसके पास जो यहाँ पे सिलेक्टेबल मार्कर्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो सिलेक्टेबल मार्कर है वो क्या है, क्लोरमफेनिकॉल, और दूसरा जो सिलेक्टेबल मार्कर है वो है लैक्टोज, ठीक है। सो लैक्टोज मेटाबोलाइजिंग जीन भी प्रेजेंट होता है जो कि एक तरीके का मार्कर है। अब इट इज़ अ मॉडिफिकेशन ऑफ F प्लाज्मिड्स। जो F प्लाज्मिड्स नहीं होते हमें पता है जो बैक्टीरिया होता है उसके पास F प्लाज्मिड प्रेजेंट होता है, ठीक है, जो कि वो जब दे देता है एक F प्लस होता है, एक F नेगेटिव होता है। कभी कभी किसी में क्या होता है F सिर्फ उनका DNA प्रेजेंट होता है, प्लाज्मिड प्रेजेंट होता नहीं, तो वो इसमें ट्रांसफ़र करता है ना, ये पढ़ी होंगी आपने। तो ये ना एक तरीके का F जो प्लाज्मिड हमें बैक्टीरिया से मिलता है उसी का मॉडिफिकेशन है, उसी को हमने आर्टिफिशियली सिंथेसाइज किया है। इसका एग्जाम्पल देख लो PUVBBAC, ठीक है। अब है यीस्ट जिसको हम यैक बोलते हैं, तो इसका भी देख लो कि देखो बैक्टीरियल क्रोमोसोम्स और ये जो यीस्ट है उन दोनों में से पूछा जाता है कि किसकी क्लोनिंग लिमिट सबसे ज़्यादा है, ठीक है। तो इस चीज़ पे ध्यान दीजिए, और किसका साइज़ कम है किसका साइज़ ज़्यादा है। तो देखो इसकी कितनी है 100 से लेके 1000 KB तक इसका क्लोनिंग वेक्टर की जो लिमिट है क्लोनिंग करने की, और इसका साइज़ कितना है 11,400, इसका साइज़ कितना है 11,827, ठीक है। मार्कर्स जो होते हैं बिल्कुल इज सिमिलर टू दैट ऑफ ईस्ट। जो ईस्ट के अंदर मार्कर्स प्रेजेंट होते हैं उसी की तरह इसमें आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स में प्रेजेंट होते हैं। इट इज़ आर्टिफिशियल, ऑब्वियस सी बात है, यैक ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स है तो आर्टिफिशियल है, एंड हैज़ ईस्ट सेंट्रोमियर भी प्रेजेंट होता है विच इज़ आइसोलेटेड फ्रॉम द सेकेरोमाइसिस सर्विशिया। जो हमारा ईस्ट होता है उसी से आइसोलेट हुआ है। तो बस ये, और एक और होता है हमारा एक ह्यूमन आर्टिफिशियल क्रोमोसोम भी होता है, ठीक है। ह्यूमन आर्टिफिशियल क्रोमोसोम भी होता है, वो मैंने यहाँ पे ऐड नहीं किया बट मैं बता देती हूँ कि वो भी होता है, ठीक है। अब देखते हैं जो हमारा मेन पॉइंट है जो कि जिसको बोलते हैं फीचर्स। तो देखो क्लोनिंग वेक्टर अगर आप चूज़ करने जाओगे तो मैं बोलूँगी कि चलो आप ये वाला क्लोनिंग वेक्टर ले लो, ये वाला क्लोनिंग वेक्टर ले लो और ये वाला भी क्लोनिंग वेक्टर ले लो। अब इन तीनों में डिफरेंस ये है बस कि इसके पास क्या है, इसके पास बहुत सारे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट हैं, ठीक है, लेकिन इसके पास एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस नहीं है, सिर्फ ओराई है। इसके पास सिलेक्टेबल मार्कर्स हैं, वही एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट कोई मैं बोल रही हूँ, सिलेक्टेबल मार्कर्स हैं बहुत सारे, और इसके पास एक ही रिकॉग्निशन साइट है, ठीक है।
रिस्ट्रिक्शन जो हमारी जो साइट है, लाइक मैं जब काटूँगी जो मेरे एंजाइम्स है, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, उनसे जब मैं इसको कट करूँगी तो वो एक ही है सेगमेंट, बट इसमें क्या है, बहुत सारे प्रेजेंट है। अगर मैं इनको दूसरे कलर से बनाऊँ तो इससे बना दिया मैंने, इससे बना दिया, यहाँ पे भी प्रेजेंट है, इनके ऊपर भी प्रेजेंट है 2-4, ठीक है, यहाँ पे भी प्रेजेंट है। तो मेरे पास ना, जब मैं मान लो HindIII से काटूँगी, HindIII से जब मैं काटूँगी तो जो मेरा सीक्वेंस आता है, लाइक मेरा जो जीन ऑफ इंटरेस्ट में जो सीक्वेंस आता है, वो जो साइट है ना, ये जो रिस्ट्रिक्शन साइट्स है कि मैं इसे कहाँ ऐड करूँ, HindIII जैसी यहाँ पे प्रेजेंट है। ECO R1 से काटूँगी तो मान लो मेरे पास कुछ अलग आया, ब्लंट एंड्स आए, तो मैं कहाँ पे ऐड करूँगी, तो ECO R1 की भी रिस्ट्रिक्शन साइट है कि अगर मैं ECO R1 को यहाँ से भी उड़ाऊँगी तो यहाँ पे मैं ये वाला जीन ऑफ इंटरेस्ट डाल सकती हूँ। तो ऐसे बहुत सारे हैं। तो सबसे बेस्ट कौन सा माना गया बताओ? ओराई सब में है, सिर्फ इसमें ओराई था, इसमें और कुछ भी नहीं है। तो देखो, एक फीचर होता है क्लोनिंग वेक्टर का कि सबसे अच्छा क्यों माना जाता है वो। तो देखो, अगर मैं किसी क्लोनिंग वेक्टर को लेना चाहती हूँ तो उसमें ये सारे फीचर्स होने चाहिए। क्या क्या फीचर्स होने चाहिए? जो पर्टिकुलर फीचर्स है सिर्फ मैं वो बताऊंगी। एक तो ओराई होता है, मतलब ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन का ऑरिजिन होता है कि अगर मान लो मैंने अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट यहाँ डाल दिया या फिर कहीं पे भी डाल दिया, जैसे मान लो अगर मैंने उसको HindIII से काटा होगा और बिल्कुल उसकी जैसे रिस्ट्रिक्शन जो साइट है मुझे यहाँ मिल गई, तो मैं ऑब्वियस सी बात है यहीं ऐड करूँगी, क्योंकि HindIII की जो रिस्ट्रिक्शन साइट थी वो यहाँ प्रेजेंट थी। तो मैंने इसको यहाँ से काटा और अपना जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो यहाँ ऐड कर दिया। तो ऐसे बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन साइट्स प्रेजेंट होने चाहिए, पर ऐसा नहीं होना चाहिए कि HindIII यहाँ भी प्रेजेंट है, HindIII यहाँ भी प्रेजेंट है और HindIII मेरा यहाँ भी प्रेजेंट है। ये गलत हो जाएगा। क्यों? अब मान लो HindIII आया, इसने क्योंकि उसे साइट्स दिखी, अगर मैंने कोई एंजाइम डाला इसके ऊपर, एंजाइम मैंने HindIII डाला, वो क्या ढूंढता है? अपनी साइट्स ढूंढेगा। अगर यहाँ पे भी साइट प्रेजेंट है, उसने यहाँ से भी कट कर दिया, यहाँ से भी प्रेजेंट है तो यहाँ से भी कट कर दिया, यहाँ भी प्रेजेंट है तो यहाँ भी कट कर दिया, बचा क्या? कुछ भी नहीं बचा। पूरा वेक्टर हमारा डिस्ट्रॉय हो गया डिस्ट्रॉय हमारा पूरा वेक्टर। हमें ऐसा थोड़ी चाहिए। तो किसी एक पर्टिकुलर एंजाइम की, किसी एक पर्टिकुलर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की हमारे पास कोई एक ही रिस्ट्रिक्शन साइट होनी चाहिए, ठीक है। ये नहीं मैंने वेक्टर पे HindIII डाला और यहाँ पे भी साइट प्रेजेंट है, उसने यहाँ देखा, यहाँ पे भी छोटा सा कट मार दिया, यहाँ पे भी देखा, यहाँ पे भी मार दिया। नहीं, कोई एक पर्टिकुलर जगह। पर ऐसा हो सकता है कि बहुत सारे जो मेरे पास एंजाइम्स हैं, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हैं, उनकी बहुत सारी साइट्स हों। लाइक रिस्ट्रिक्शन साइट इसकी ECO R1 की, अब HindIII की ना हो, ECO R1 की यहाँ हो, PUV3 की अगर एंजाइम से काटूँ तो रिस्ट्रिक्शन साइट उसे यहाँ मिल जाए, ठीक है। BAM H1 की यहाँ मिल जाए, SAL H1 की यहाँ मिल जाए, ठीक है। सो देयर शुड बी मल्टीपल साइट्स फॉर मल्टीपल रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, ठीक है। तो बहुत सारी ऐसे मिल जाएंगी तो मुझे मज़ा आ जाएगा ना। मैं कोई सा भी अपना एंजाइम उठाऊंगी, मैंने बोला ECO R1 से मुझे काटना है, चलो आज मुझे ECO R1 यूज़ करना है, मैंने अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को भी ECO R1 से काट दिया और ECO R1 मैंने इस वेक्टर पे भी डाल दिया। अब ECO R1 क्या ढूंढेगा? अपनी साइट ढूंढेगा। ECO R1 की साइट बिल्कुल सिमिलर यहाँ प्रेजेंट थी, ACGA, उसने जैसी देखा ACGA, उसने यहाँ पे इतने हिस्से में कट मार दिया। यहाँ पे भी उसने अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट देखा था ना, तो यहाँ पे भी उसने कट मार दिया था, तो इतना हिस्सा निकल गया, मतलब सेम काटता है ना वो। तो देखो ये दोनों चीज़ें, अब दोनों चीज़ें यहाँ पे ऐड हो जाएंगी एक साथ। ऐसा होना चाहिए। तो फीचर होना चाहिए कि एक पर्टिकुलर हमारी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की बहुत सारी साइट्स नहीं होनी चाहिए, वरना कट के कैसा हो जाएगा, हमारा पूरा हर जगह से टूट जाएगा। लेकिन बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स की साइट्स मल्टीपल हो सकती हैं, ठीक है। ECO R1 की अलग हो, ECO R2 की अलग हो, अलग होने चाहिए एंजाइम्स। तो ये टॉपिक आपको समझ आ गया। और भी बहुत सारे फीचर्स होते हैं, वो मैं आपको बताऊंगी इसको इरेज करने के बाद। तो देखो पहले टॉपिक क्या है हमारा, देखो ये जो है ना, मैंने पूरा पिक्चर है, ये देखो दिखाती हूँ मैं आपको। अब ये एम्पिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन, लाइक मतलब जब मैं अपनी क्लासेस में थी, लाइक क्लास 12 या फिर जब मैं पढ़ रही थी ना, तो मुझे भी बहुत डाउट होते थे और मेरे टीचर्स इतने अच्छे से उस डाउट को क्लियर नहीं कर पाते थे। तो जिन चीज़ों में मुझे डाउट था वो मैं ज़रूर आपका भी, मतलब मैं सोचूंगी कि आपको भी मे बी वही डाउट्स होंगे, ठीक है। तो ये जो एम्पिसिलिन है, रेजिस्टेंट एम्पिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट, कुछ समझ नहीं आता ना कि एम्पिसिलिन से बचाता है, टेट्रासाइक्लिन से बचाता है। तो देखो
अगर मैं ये पढ़ाऊँ ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, आपको समझ आ जाएगा कि ऑरिजिन क्या होता है, कि पर्टिकुलर डीएनए सीक्वेंस होता है ना, कि जब मेरा पूरा आपने यहाँ पे जीन ऑफ इंटरेस्ट डाल दिया, अब क्या करेगा, सेल में जाएगा ना ये प्लाज्मिड वेक्टर, मतलब मान लो ये प्लाज्मिड वेक्टर ही तो है, तो ये सेल में जाएगा। अगर सेल रेप्लिकेट करने गया तो रेप्लिकेशन में क्या होता है, सिर्फ डीएनए रेप्लिकेट होता है ना, आपने भी पढ़ा है, डीएनए तो रेप्लिकेट कर लेगा भाई, उसके पास है पूरा डीएनए रेप्लिकेट कर लेगा, पर ये क्या ठहरा, ये तो एक प्लाज्मिड वेक्टर है ना, ये कैसे मल्टीप्लाई करेगा, क्योंकि इसके पास ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है, एक और आई है जिसके अंदर ये यहाँ से रेप्लिकेशन स्टार्ट करेगा, और डीएनए जैसे जैसे सेल्स रेप्लिकेट होंगे ये वेक्टर भी उनमें प्रेजेंट आपको दिखेगा, क्योंकि ये ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन की वजह से ही पॉसिबल है। अगर ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन नहीं है मेरे पास, मैं क्यों करूँगी, उसको डालूंगी क्यों, मैं बोलूँगी कि मैं चाहती हूँ कि मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट इस सेल में चला जाए और मैं इस सेल की बहुत सारी कॉपीज़ बना लूँ, मेरे पास बहुत सारी ये जीन ऑफ इंटरेस्ट मुझे मिल जाए, कैसे मिलेंगे, वेक्टर में डालूंगी और वेक्टर उसके साथ साथ रेप्लिकेट होगा तभी तो, कब कैसे पॉसिबल है, क्योंकि और आई है उसमें। तो ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन हमेशा याद रखना, मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा, इवन जब मैं उनको पढ़ाती हूँ तो वो ऐसे कहते हैं कि मैम ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन ऐसा होता है कि रेप्लिकेट करेगा, इसका मतलब रेप्लिकेशन वाली जगह पे हम अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट डालते हैं। कितना गलत है, क्योंकि उनको पढ़ाया नहीं जाता उस वक्त कि ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन का काम कब होगा, जब हम उसे सेल में डालेंगे, हम अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट वहीं डालेंगे जिस एंजाइम से हम काट रहे हैं और जो हमारी साइट वहाँ पे प्रेजेंट है। जीन ऑफ इंटरेस्ट मैंने यहाँ डाला है, रेप्लिकेशन का उस वक्त कोई काम नहीं है, रेप्लिकेशन का उस वक्त काम कब है, ऑरिजिन का काम कब है, जब मैंने सेल में डाल लिया और अब वो पूरा तैयार हो चुका है रेप्लिकेट होने के लिए, अब उसने बहुत सारे अपने सेल्स बनाए और उसके साथ साथ अपने वेक्टर्स खुद रेप्लिकेट हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं, क्योंकि ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है। पता है ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन इतना पावरफुल होता है कि इसके पास पूरा कंट्रोल होता है कि ये कितने लिंक्ड डीएनए या फिर कितनी कॉपीज़ बनाएगा उस डीएनए की। तो लोग पता है क्या करते हैं, लोग ऐसा ऑरिजिन चूज़ करते हैं जिसके पास बहुत सारे कॉपीज़ बनाने की बहुत सारे कॉपीज़, वो हाई नंबर ऑफ कॉपीज़ बना सके। तो मैं भी तो ऐसे ही चाहूँगी ना, अगर मैंने कोई पर्टिकुलर जीन ऑफ इंटरेस्ट डाला है, मैं चाहती हूँ मुझे 300 कॉपीज़ मिल जाए, तो मैं ऐसा ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन वाला वेक्टर चूज़ करूँगी जिसके पास हाई नंबर ऑफ कॉपीज़ बनाने की पावर होगी। ठीक है, तो ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन पता है छोटा सा लगता है, बोल दोगे कि मैम ये तो रेप्लिकेशन की साइट है, बट जब समझाने की बारी आएगी तो आपको ऐसे समझाना होगा। ठीक है, तो ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन हमारा ख़त्म हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या है, क्लोनिंग साइट्स। बता दिया मैंने आपको क्लोनिंग साइट्स क्या होता है, कि क्लोनिंग साइट्स क्या हैं। अभी देखो इसकी डेफिनेशन। सो क्लोनिंग साइट्स आर द रिकॉग्निशन साइट्स हैं, कि अगर फॉर द रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, मैंने ये पर्टिकुलर डीएनए अपना BAM-H1 से काटा है, तो मैंने क्या किया, इसको काट के यही वाला एंजाइम अपने वेक्टर पे भी डाल दिया। अब वेक्टर पे ये जाके अपनी साइट ढूंढेगा, क्योंकि BAM-H1 को चाहिए होता है अपनी साइट कैसे ढूंढेगा, कि अगर ACG मुझे जहाँ मिलेगा मैं वहीं कट करूँगा, तो उसने ACG यहाँ पे मिला होगा उसे, तभी इसने यहाँ कट कर दिया। तो मान लो यहाँ पे C बच गया और यहाँ से इसने ACT से काटा होगा, तो इट मीन्स यहाँ पे G बच गया मान लो। तो सिमिलरली इसने भी क्या किया, यहाँ पे जब ACA मिला तो इसने यहाँ कट कर दिया, और जहाँ पे इसको ACT मिला उसने यहाँ कट कर दिया। तो सेम ही तो बात है ना, यहाँ से ACT निकल गया, सिमिलर सी बात है ACT से यहाँ मिल जाएगा जब ये यहाँ डाला जाएगा, तो है ना, इतना हिस्सा इसने कट कर दिया तो इतना हिस्सा इसे यहाँ मिल भी तो जाएगा। अगर यहाँ पे कन्फ्यूज़न हुई तो मैं वही कह रही हूँ कि BAM-H1 और जो हम वेक्टर पे लेके जाएंगे उसे, तो सेम हमारे जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हैं वो सेम ही कट करते हैं हर जगह से, और हमारे पास जो मिलेगा प्रोडक्ट तो वो उसमें जा सकता है। ठीक है, ये मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट है, प्लांट एंड मान लो, और ये पूरा वेक्टर उसने BAM-H1 की साइड ढूंढ के यहाँ से उड़ा दिया। तो मेरा जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है, इसको कलर चेंज कर देती हूँ मैं, तो मेरा जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो यहाँ पे आराम से आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो रिकॉग्निशन साइट्स होती हैं, क्लोनिंग साइट्स भी उसी को बोलते हैं। तो क्लोनिंग साइट हो गई है कि जहाँ पे मैंने अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट डाला है, वो एक तरीके की क्लोनिंग साइट हो गई। ठीक है, तो आर द रिकॉग्निशन साइट ऑफ द रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। और जो टारगेट जीन होता है ना,
ऑल्सो डाइजेस्टेड विद द सेम एंजाइम इज लाइगेटेड इनटू द वेक्टर यूजिंग डीएनए लाइगेज, ये मैंने आपको बता दिया। तो एक पर्टिकुलर अगर मैं बोलूँ कि किसी PBR32 में तो बहुत सारे क्लोनिंग साइट्स हैं, क्योंकि इसे बनाया इसी तरीके से गया था कि उसमें बहुत सारे मुझे क्लोनिंग साइट्स मिल सकें। तो अगर मैं बताऊंगी ना पूरा स्ट्रक्चर आपको बाद में बताऊंगी, बहुत अच्छे से मैं आपको लर्न भी करा दूंगी कि कैसे कैसे इसके अंदर कौन कौन से क्लोनिंग साइट्स प्रेजेंट है या कौन कौन से सिलेक्टेबल मार्कर्स प्रेजेंट है। क्लोनिंग साइट समझ आ गया कि बहुत सारी एक डीएनए में मुझे क्लोनिंग साइट्स मिल जाएंगी ना, मैं हर एंजाइम यूज़ करके कोई सा भी यूज़ करके अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट उसमें डाल सकती हूँ, क्योंकि क्लोनिंग साइट्स उसमें बहुत सारी हैं भाई। अब सिलेक्टेबल मार्कर्स पे आ जाते हैं। तो अब देखो इसको समझाती हूँ मैं। अगर आपने चलो जीन ऑफ इंटरेस्ट डाल दिया, ये जीन ऑफ इंटरेस्ट है रहा, ये मेरा ऑरेंज कलर का डीएनए है, और सॉरी वेक्टर है, ठीक है। अब इसमें आ गया, अब देखो ये सेल के अंदर चला गया, ये इतना छोटा सा है सेल के अंदर, आपको ऑब्वियस सी बात है माइक्रोस्कोप से देखना पड़ता है। तो यहाँ पे आ गया। अब जब इसने रेप्लिकेट किया तो क्या आप हर सेल जाके माइक्रोस्कोप से चेक करोगे कि मेरा जो प्लाज्मिड है वो सॉरी जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो आया है या नहीं? बताओ, ऐसे करके चेक करोगे? नहीं ना। कोई तरीका है मैं ऐसा कर सकूं कि मेरे को मिल जाए किसी तरीके से? जो कुछ सेल्स में क्या होता है, कुछ सेल्स में आएगा, कुछ सेल्स में नहीं आएगा। कोई मेरा ट्रांसफॉर्म हुआ है, मान लो ये वाला ट्रांसफॉर्म हो गया है, किस में ट्रांसफॉर्म हो गया है? हमारा रिकम्बिनेंट डीएनए बन चुका है। ये वाला तो बिल्कुल ही नहीं बना है, नॉन मतलब मान लो कि ट्रांसफॉर्म ही नहीं हुआ है, तो नॉन ट्रांसफॉर्म डीएनए बोल सकती हूँ मैं इसको। ये है बस जो ट्रांसफॉर्म डीएनए, रिकम्बिनेंट डीएनए है, ठीक है। ऐसे तो दिख रहा है आपको, पर जाके सेल में कैसे देखोगे? तो उसी के लिए ना सिलेक्टेबल मार्कर्स प्रेजेंट होते हैं। मार्कर्स का मतलब, मार्कर्स आप कब यूज़ करते हो? जब आप किसी चीज़ को हाईलाइट करना चाहते हो। तो पता है ये सेल्स भी ना बहुत, मतलब लोग भी ऐसे हैं कि स्मार्टली चलते हैं। तो करा क्या उन्होंने, तो देखो बहुत ध्यान से समझना है ये टॉपिक, आपको बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं लोग, क्योंकि ध्यान से नहीं सुनते हो, बोर हो जाते हैं, स्टेप बड़े हैं। नहीं, बहुत ईजी है अगर आप मेरी बात ध्यान से सुनोगे। तो देखो, जब ना बैक्टीरिया है, अब बैक्टीरिया जो है ना उसके ऊपर ना बहुत सारे लोग मान लो उसको मारने की सोच रहे हैं। जैसे मान लो कितने सारे जो हमारे डीएनए हैं उन पे अटैक कौन करता है? हमारे बैक्टीरियोफाजिस जो होते हैं उनको किल कर देते हैं। तो पता है उन चीज़ों से बचने के लिए ना, जैसे मान लो बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे किल कर सकती हैं, तो एक टेट्रासाइक्लिन नाम का, मान लो साइक्लिन नाम की क्या है, एंटीबायोटिक्स खाते हो ना? क्यों खाते हो एंटीबायोटिक्स? आपकी बॉडी में जो बैक्टीरियाज हैं, ऐसे करके बोला जाता है ना कि एंटीबायोटिक लो, आपके जो वो डिजीज़ है वो किल हो जाएंगी, आपकी बॉडी में जो जर्म्स हैं वो मर जाएंगे। तो जर्म्स क्या हैं? बैक्टीरियाज ही तो हैं। तो बैक्टीरियाज को मारने के लिए आप एंटीबायोटिक लेते हो ना, वही तो चीज़ें इसको मार रही हैं। तो बैक्टीरिया क्या करे? अब बैक्टीरिया को बचना है तो टेट्रासाइक्लिन हो गया, एम्पिसिलिन हो गया, या फिर कियोमाइसिन ऐसे करके था कुछ, मैं भूल गई, सॉरी नाम। तो एम्पिसिलिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो एम्पिसिलिन हो गया, टेट्रासाइक्लिन। इन दो चीज़ों से भाई जब बैक्टीरिया मर रहा है तो उस बेचारे ने क्या किया, एक रेजिस्टेंट बना लिया, अपने अंदर कुछ ऐसी चीज़ें बना ली, एंजाइम समझ लो एक तरीके का, कि उसने ना अपने पास रेजिस्टेंट बना के रख लिए। तो उसके पास मान लो ये वेक्टर था, उसी वेक्टर पे क्या प्रेजेंट है कि जैसे ही कोई भी एंटीबायोटिक आएगा, मेरे पास एम्पिसिलिन का रेजिस्टेंट है, मैं मरूंगा ही नहीं, मेरे पास रेजिस्टेंट है, उस चीज़ को रोकने के लिए कुछ प्रेजेंट है मेरी बॉडी में, और मेरे पास टेट्रासाइक्लिन से भी बचने के लिए मेरे पास रेजिस्टेंट है, ठीक है। तो ठीक है भाई, ये दोनों चीज़ें जब बैक्टीरिया ने आपस में बना ली तो इसीलिए इनको एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट बोला जाता है। एंटीबायोटिक से बचने के लिए इनके पास रेजिस्टेंट है, तो ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट है, ये एम्पिसिलिन से बचाएगा इसको, ये टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट टेट्रासाइक्लिन से बचाएगा। ये चीज़ें समझ आ गई आपको? अब इनका यूज़ सिलेक्टेबल मार्कर्स में कैसे है भाई? ठीक है, तो देखो ये चीज़ें अगर आपको समझ आ गई कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट क्या, कुछ नहीं समझ आ रहा था पहले, अब थोड़ा सा समझ आ रहा होगा। तो देखो अब हमारे पास सिलेक्टेबल मार्कर्स की तरह हम इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल, मेरा जो डीएनए है, मेरा जो पूरा जो सेल है, अब मुझे पता है कि जो सेल है ना उनमें बहुत सारी कॉपीज़ बन गई हैं। यहाँ पे भी मेरा जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है, कुछ सेल्स में क्या है मेरा जो ये कुछ सेल्स में नहीं है। यार मैं गलत क्यों बना रही हूँ, इरेज करने दो एक मिनट।
मैंने पूरा वो स्काई ब्लू से कर दिया ना, वो तो थोड़ा सा पोर्शन चाहिए था मुझे। उफ, रियली सॉरी। सो ये रहा, ये पूरा वेक्टर और छोटा सा मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट। तो देखो, अगर आपको पता लगाना है कि आपके पास जीन ऑफ इंटरेस्ट कौन कौन सी चीज़ों में आया है या फिर कौन सी जो बैक्टीरियाज हैं उनमें आया है, तो आप क्या करोगे? आपको पता है कि इस हिस्से में आपके पास क्या है, एम्पिसिलिन है, जो मैंने ग्रीन दिखा रखा है, ये देखो ग्रीन दिखा रखा है। टेट्रासाइक्लिन है, चलो मैंने उसको उससे दिखा दिया, ऑरेंज से। आप रेड ले लो प्लीज़। गॉड, चलो फिर मैंने डार्क ग्रीन से दिखा दिया, ठीक है। ये मेरे पास क्या है, टेट्रासाइक्लिन। ये क्या है मेरे पास, एम्पिसिलिन, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगी ना, अब ये जो बैक्टीरिया इनको ना मैं पता है क्या करूँगी। होता क्या है ना कि जैसे आपके पास किसी पेट्री प्लेट पे है, या फिर मान लो किसी पेट्री प्लेट पे आपने ग्रो कर लिया है, तो आप क्या करोगे, एक कपड़ा लोगे, कॉटन का ले लो या फिर कोई सा भी एक बोला जाता है, कोई क्लोथ आता है, आपने लिया और इसको ना जैसे हम क्या करते हैं, इसके ऊपर ऐसे थोड़ा सा टच करा दिया, इस पूरे कपड़े को बस एक बार ऐसे टच करा के उसे एक बार निकाल लिया सामने, ठीक है। अब हुआ क्या, इस कपड़े पे देखो छोटी से ना, मतलब जो बैक्टीरियाज तो बहुत सारे हैं भाई, एक बैक्टीरिया नहीं है, यहाँ पे कॉलोनीज बनी हुई हैं इन सब चीज़ों की। इस टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट और एम्पिसिलिन सब में प्रेजेंट है। यहाँ पे इसकी कॉलोनी बनी हुई है कि जिसमें कुछ भी प्रेजेंट नहीं है। तो अब हमें पता नहीं है, बस मैं आपको बता रही हूँ कि यहाँ पे बहुत सारी कॉलोनीज बनी हुई हैं, किसी चीज़ में है एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन और किसी में नहीं है। तो करोगे क्या, अब आपको पता लगाना है कि एम्पिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन और जिनमें दोनों ही नहीं है उन तीनों में आपको डिफरेंस पता करना है। आपने वही कपड़ा ले लिया, तो आपके कुछ जो थे आपके जो बैक्टीरियाज थे वो यहाँ आ गए, मान लो, ठीक है, मान लो यहाँ पे आ गए, कुछ जो थे वो यहाँ आ गए। तो जो ना जैसे जैसे थे, जैसे मैंने यहाँ पे टच किया होगा तो नीचे वाला हिस्सा आया है, और जो मैंने ऊपर टच किया होगा वो वाला हिस्सा यहाँ आया है, ठीक है। जिनमें अगर मैं अभी आपको पता नहीं है बट मैं आपको स्टिल बता रही हूँ कि देखो ऐसे पता लगा लोगे आप। तो देखो यहाँ पे है। अब हुआ क्या, अब इनको आपने कल्चर किया, मतलब थोड़ा सा वो हम ऐसे उठा के छोटा सा भी अगर हम थोड़ा सा बैक्टीरिया भी निकालते हैं तो कल्चर तो हो ही जाता है ना वो। तो आपने इसको पूरे को क्या किया, इस पूरे को अब आप ना ग्रो करोगे, इस पूरे कपड़े पे जो भी है इसको ग्रो करोगे कल्चर पे डाल के। क्या करोगे ना, आप उसमें क्या डाल दोगे, एम्पिसिलिन डाल दोगे और टेट्रासाइक्लिन, एंटीबायोटिक है ना ये दोनों, तो ये दोनों के दोनों आपने यहाँ पे पहले से ही कल्चर मीडिया में डाल दिए। अब इतना सारा एम्पिसिलिन टेट्रासाइक्लिन है, वो तो मार देगा ना, किसको मारेगा, जिसके पास एम्पिसिलिन बचने के लिए रेजिस्टेंट है, टेट्रासाइक्लिन बचने के लिए रेजिस्टेंट है, वो तो यहाँ पे ग्रो कर जाएंगे। जिनके पास कुछ भी नहीं आया, मतलब जीन ऑफ इंटरेस्ट नहीं आया और टेट्रासाइक्लिन और एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस नहीं है, वो तो यहाँ पे मर जाएंगे ना, दे विल डाई। तो इस तरीके से आपने क्या निकाल लिया, अगर आपने वहाँ पे एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन उस कल्चर में डाल रखा है और बोल रहे हो कि चलो आप उग के दिखाओ यहाँ पे, तो वो चीज़ें तो मारने के लिए है ना, एंटीबायोटिक्स हैं, वो मार देंगी उस बैक्टीरिया को। किस बैक्टीरिया को मार देंगी, इस बैक्टीरिया को मार देंगी, ठीक है। तो यहाँ पे इसका मतलब इस बैक्टीरिया के अंदर हमारा वो वेक्टर आया ही नहीं। अगर वो वेक्टर आता तो उसके साथ साथ हमारा एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन भी तो आता, इसका मतलब इसके अंदर वो ट्रांसफॉर्म ही नहीं हुआ। ये वैसे ही बैक्टीरिया सिर्फ फॉर्म हो गए हैं जिनके अंदर कोई भी एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट नहीं था। तो आपके एम्पिसिलिन वाले अलग हो गए, टेट्रासाइक्लिन वाले अलग हो गए, ठीक है। तो बस इस तरीके से आप इसे फाइंड कर सकते हो, ठीक है। तो ये सिलेक्टेबल मार्कर्स इसी तरीके से यूज़ होते हैं कि आप उनको पता लगा सकते हो। अब पता है, अगर इन दोनों में आपको पता लगाना हो तो क्या करोगे, अगर एक सेल है आपके पास ऐसे, दूसरा सेल है जिसके पास आपका एम्पिसिलिन है, जो वेक्टर्स हैं हमारे पास, तो मैं बोलूँगी कि मुझे सिर्फ एम्पिसिलिन चाहिए और मुझे टेट्रासाइक्लिन नहीं चाहिए, तो क्या करोगे। मान लो मैंने टेट्रासाइक्लिन को डार्क ग्रीन से दिखा दिया, ठीक है। तो जब आपको ऐसा करना हो कि सिर्फ आपको एम्पिसिलिन वाला चाहिए, तो आप अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट पता है कहाँ डाल देना। अगर मान लो आपको अपना एम्पिसिलिन वाला चाहिए तो आप अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट ना टेट्रासाइक्लिन वाले रीजन पे, क्योंकि टेट्रासाइक्लिन वाला जो रीजन है ना उसके पास भी ना 2-3 रिकॉग्निशन साइट्स प्रेजेंट होती हैं। रिकॉग्निशन साइट का मतलब क्या है, ये थोड़ी है कि एंटीबायोटिक उतने रीजन में है तो वो वहाँ पे कोई सा जो हमारा एंजाइम है वो कट नहीं कर सकता, नहीं। जो टेट्रासाइक्लिन वाला जो रीज़न है ना, वो मान लो वहाँ पे मैंने बता दिया कि होता क्या है, मैं बताती हूँ आपको। हिंद 1 होता है प्रेजेंट, सॉरी हिंद 3 प्रेजेंट होता है उतने हिस्से में, ठीक है।
तो आपने एक डीएनए लिया, क्योंकि वहाँ पे जो टेट्रासाइक्लिन वाला रेजिस्टेंट है वहाँ पे 2-3 एंजाइम्स पाए जाते हैं। एक तो इको R1, एक पाया जाता है आई थिंक, नहीं इको R1 पाया जाता है, नहीं BAM-H1 पाया जाता है, सॉरी BAM-H1 और सैल। ठीक है, तो मैंने क्या किया, इतने टेट्रासाइक्लिन वाले रीजन से BAM-H1 या फिर SAL2 जो भी है, जिससे भी काटना चाहो तुम, ठीक है, साल, इन सब से करना चाहो तो आप कर सकते हो। तो मैंने अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट को भी BAM-H1 से काट दिया, और इतने हिस्से को जब मैं टेट्रासाइक्लिन वाले हिस्से को अगर इतना काट दूंगी तो सोचो टेट्रासाइक्लिन वाला जो मेरा एंटीबायोटिक जो रेजिस्टेंट है ना, वो ख़त्म हो जाता है, वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर ये जो हिस्सा है मेरा टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट का है और इतने हिस्से पे मेरी कोई रिकॉग्निशन साइट मुझे मिल गई और मैंने BAM-H1 से वो इतना हिस्सा उड़ा दिया, तो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट नहीं रह गया अब वो, क्योंकि वो जो हिस्सा था जहाँ पे हमारा एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन था वो हमने ख़त्म कर दिया है। ठीक है, वो एक जीन था जो कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट हमारे बचने के लिए वो चीज़ें बना रहा था, कोड कर रहा था, उतना जीन ही ख़त्म कर दिया हमने बीच में से काट के। ठीक है, तो अब क्या है आपके पास, अगर आपने वहाँ इंसर्ट कर दिया अपना जीन, तो अब आपके पास क्या बच गया, देखो बहुत इजी तरीका है। अब आपने उसके अंदर अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट डाल के बहुत सारी कॉलोनीज़ ग्रो कर ली। अब उन कॉलोनीज़ में कुछ आएंगे एम्पेसिलिन वाले, मतलब जिनमें वेक्टर्स होगा एम्पेसिलिन का, और कुछ में नहीं होगा। तो अगर आपको पता लगाना है कि किस में है और किस में नहीं, तो आप क्या करोगे, देखो मेरे को पता है कि ये मेरा पूरा जीन ऑफ इंटरेस्ट है, सॉरी जीन ऑफ इंटरेस्ट है ये रहा, एम्पेसिलिन को मान लो मैंने ऑरेंज से दिखा दिया, क्योंकि मैंने अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है वो क्या कर दिया है, यहाँ स्काई ब्लू से टेट्रासाइक्लिन वाले रीजन में डाल दिया है, जिसकी वजह से मेरा टेट्रासाइक्लिन जो रेजिस्टेंट जीन था वो डिस्ट्रॉय हो गया है। डिस्ट्रॉय होने के बाद अगर मैं इनकी कॉलोनी बनाऊं कि किस में मेरे सेल्स में, कुछ सेल्स में आपके एम्पेसिलिन वाले आए होंगे, कुछ में आपके एम्पेसिलिन नहीं आए होंगे, है ना। तो देखो कुछ में तो मैंने बताया था ना, एम्पेसिलिन ना ही एम्पेसिलिन था ना ही टेट्रासाइक्लिन था। तो अब आप क्या करोगे, कॉलोनी के जब आप कल्चर करोगे तो कल्चर करने के टाइम पे ना आप उसमें टेट्रासाइक्लिन डाल देना। टेट्रासाइक्लिन क्यों डालोगे, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट तो ये है ही नहीं, रियली सॉरी यार। अब आप क्या डालोगे यहाँ पे, एम्पेसिलिन डाल देना। एम्पेसिलिन जब डाल दोगे ना, तो जो एम्पेसिलिन से रेजिस्टेंट ही नहीं है, जो सिर्फ एम ही है, वो सेल्स तो अलग हो जाएंगे, मर जाएंगे, और जो एम्पेसिलिन वाला है वो बच जाएगा। भाई टेट्रासाइक्लिन पे मत ग्रो कर देना, क्योंकि टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट वाली जो साइट है वो हमारी डिस्ट्रॉय हो चुकी है। ठीक है, तो जो डिस्ट्रॉय हो चुकी है इसका मतलब वो ऑब्वियस सी बात है टेट्रासाइक्लिन उसको मार देगा, है ना, क्योंकि वो जो जीन था जो उसे बचा रहा था वो डिस्ट्रॉय कर दिया हमने वहाँ पे अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट डाल के उतने हिस्से में। तो अगर आप इसे एम्पेसिलिन में ग्रो करोगे तो जो बाकी जो एमई वाले हैं, जो जिनमें ना ही एम्पेसिलिन है ना ही कुछ, क्योंकि वेक्टर उसमें आया ही नहीं, वो डाई कर जाएंगे, वो एम्पेसिलिन से भी मर जाएंगे, क्योंकि उनके पास एम्पेसिलिन भी नहीं है। इनके पास कम से कम एम्पेसिलिन तो है, जो कि बच जाएंगे, और जो कॉलोनीज बच गई वो आपकी एम्पेसिलिन वाली सिर्फ आ गई। ये होता है हमारा सिलेक्टेबल मार्कर्स। ठीक है, तो अब देखो अगर मैं इसकी डेफिनेशन के साथ अब आपको एक्सप्लेन करूँगी तो आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। तो क्या बोल रहा है, अ सिलेक्टेबल मार्कर इज कैरिड बाय द वेक्टर, वेक्टर्स के मतलब उनके पास होता है कैरिड बाय द वेक्टर टू अलाउ द सिलेक्शन ऑफ पॉजिटिवली ट्रांसफॉर्म्ड सेल। तो मुझे पता चल जाता है कि कौन पॉजिटिवली ट्रांसफॉर्म हुआ है कौन नहीं। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट इज ऑफन यूज्ड एज मार्कर। तो हमेशा ना हम एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट वाले जीन्स को ही लेते हैं एज अ मार्कर। कुछ वेक्टर्स होते हैं उनके अंदर दो सिलेक्टेबल मार्कर्स होते हैं, जैसे कि यही ले लो, अभी जो हमने एम्पेसिलिन टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन देखा, बहुत सारे होते हैं जिनमें बहुत अलग अलग तरीके के बचने के लिए उनके पास रेजिस्टेंट जीन होते हैं। ठीक है, उनको हम सिलेक्टेबल मार्कर्स की तरह यूज़ कर लेते हैं। अब देखते हैं हम PBR 322। तो देखो ये जो प्लाज्मिड था मैंने आपको बताया था बहुत ही आर्टिफिशियल है ये, और बहुत पहले हमने इसको मतलब अर्ली फॉर्म में हमने इसको बनाया था। इट वॉज वन ऑफ द फर्स्ट वाइडली यूज्ड ई कोलाई क्लोनिंग वेक्टर। ये ई कोलाई क्लोनिंग वेक्टर है, क्रिएटेड इन 1977 इन द लेबोरेटरी ऑफ हर्बर्ट बॉयर। उनके लेबोरेटरी में बनाया था, ये बता मत देना कि उसने बनाया था। ठीक है, देखो इसका नाम कुछ तो कहता होगा, P से प्लाज्मिड, B से बॉलिवर ने बनाया था, और
आर से रॉड्रिग्योज ने बनाया था, इसको रॉड्रिग्स पढ़ते हैं हम इसको, ठीक है, रॉड्रिग्स, तो रॉड्रिग्स ने बनाया था और बॉलीवर ने बनाया था। और 322 का मतलब है कि मतलब बहुत सारे नंबर वाइज बनाए थे ना, पहला बनाया होगा सक्सेसफुल नहीं हुआ होगा, दूसरा बनाया होगा सक्सेसफुल नहीं हुआ होगा, कहीं प्रैक्टिसेस करे तो हमारे PBR 22, 25 वही 322 आया है, ठीक है, 325 ऐसे तो नंबर वाइज कौन कौन सा नंबर्स के साथ बनाए थे, तो ये 322 है। अब इसके अंदर बेस पेयर्स कितने हैं, सिर्फ 4361, सॉरी 61 को आई कांट से, तो 4361 बेस पेयर्स इन लेंथ, मतलब इसका सिर्फ लेंथ इतना सही है 4361। इट कंटेन्स द ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है इसके पास, क्या नाम है उसका, PMB1, ये पूछा जाता है कि उसका ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन क्या है। इनके पास ना एक रॉप जीन्स होते हैं जिसको आप बोलते हो रेस्ट्रिक्शन ऑफ प्लाज्मिड, मतलब ना अगर आप इस रॉप जीन के बारे में सर्च करने जाओगे ना तो अभी हमारी MSc में इतना नहीं है, क्योंकि PBR 322 के बारे में ना बस ये पूछा जाता है कि कहाँ कहाँ पे इसके साइट्स पे टेट्रासाइक्लिन पे कितने हैं, वो मैं अभी आपको बताऊंगी बहुत अच्छे से, बट ना रॉप जीन के बारे में कहीं नहीं है। इवन आप सर्च करते हो ना तो कभी कोई बोलता है कि ये जो रॉप जीन्स होते हैं ना वो प्रोटीन्स बनाता है जो कि ना इसको मतलब ट्रांसफॉर्म होने में हेल्प करता है। यहाँ पे ये क्या बोल रहा है, एनकोड्स अ रिस्ट्रिक्टर ऑफ प्लाज्मिड कॉपी नंबर, एक तरीके से कॉपी नंबर को बनने से, एक तरीके से वही मतलब कॉपी नंबर जो होता है ना उसको बनाने में ये हेल्प करता है, बस इतना जान लो, इतना ज़्यादा डीपली आने की इसमें नीड नहीं थी। तो देखो अब है बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो अभी हमने, यार मैंने यहाँ पे डायग्राम नहीं ऐड किया क्या, तो चलो मुझे यहीं पढ़ाना पड़ेगा। तो देखो ये आपको ना लर्न करना होगा किसी तरीके से भी, बहुत अच्छे से आप लर्न कर लो। अब इतने छोटे तो हम रहेंगे कि मैं आपको कोई ट्रिक या बहुत अच्छी बताऊंगी, बट स्टिल मैं अपना बहुत ट्राई करूंगी आपको लर्न कराने के लिए। तो देखो एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस और टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट, तो ये जो साइट्स है ना इनमें दो हमारे क्या रेस्ट्रिक्शन साइट्स प्रेजेंट हैं, कह सकते हो क्लोनिंग साइट, जहाँ पे आपके एंजाइम्स उतने हिस्से को कट करने के लिए वहाँ पे वो साइट्स प्रेजेंट है। तो टेट्रासाइक्लिन पे भी दो हैं जिनका नाम क्या है हमारा, एक तो है बैम जो कि 1 ही है, बैम H1 मतलब लिख लेना आप, फिर है हमारा यहाँ पे SAL1, ठीक है, तो बमसल। तो टेट्रासाइक्लिन जो है, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट पे आप याद कर लो बैम H1 बैम सेल बमसल, जो भी जैसे भी आपको लर्न करना हो। फिर हमारा एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जो जीन है, जो एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन है उस पर भी दो हमारी रिकॉग्निशन साइट्स हैं, ये जो रिस्ट्रिक्शन साइट्स मैं बोल रही हूँ एक तरीके से प्रेजेंट हैं। क्या हैं वो साइट्स, PVU1, सब में 1 आएगा, अभी सब में 1 आएगा, PVU1 PST1। तो मैंने पता है इसको याद कैसे किया था, P एम्प भी P है तो हर जगह तो एम लिख के P लगा देना, पहले ऐसे किया था मैंने, एम P एम्प वस्त, तो एम्प वस्त तो याद करना है तो कर लेना, वरना आप अपना कोई नया तरीका ढूंढ लेना, ठीक है। तो एम्प वस्त हो गया एक हमारा, मतलब PVU1 ST1। अब हमारा क्या है, ये दोनों साइड्स पे तो दो प्रेजेंट होते हैं, तो लिख देती हूँ यहाँ पे भी हमारा P वस्त 1 बैम H1 1 ठीक है। अब 1 और कहाँ है, ये 4 तो हमारे 1 वाले हो गए, और कुछ है होता है इसमें 1 यस। अब देखो इसमें ना मल्टीपल क्लोनिंग साइट्स होती हैं, कभी कभी ना लगातार बहुत सारी क्लोनिंग साइट्स हो जाती हैं, इको R1 से इतना काट दो, बैम H1 से इतना काट दो, PVU2 से इतना काट दो, एक साथ ना बहुत सारी रेस्ट्रिक्शन साइट्स जब प्रेजेंट हो जाती हैं, मान लो यहाँ पे बहुत सारे एंजाइम्स की बहुत सारी साइट्स यहाँ पे प्रेजेंट है, तो इसको बोलते हैं हम मल्टीपल क्लोनिंग साइट्स, ठीक है। तो यहाँ पे ना PBR 322 में भी मल्टीपल क्लोनिंग साइट्स होती हैं, तो उस मल्टीपल क्लोनिंग साइट्स को मैं बता दूँ आपको, 3 ही बता देती हूँ, क्योंकि वैसे देखो अगर PBR 322 के अगर ये जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स पढ़ने चले गए ना तो ये 40 से भी ज़्यादा हैं, सोचो 40 से ज़्यादा लोगों ने इसे बनाया ही ऐसा है कि वो कोई सा भी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम ले लें और उससे कट कर दें, तो 40 से भी ज़्यादा इसके पास रिस्ट्रिक्शन साइट्स हैं, सोचो कट करने के लिए। बट स्टिल मैं आपको मल्टीपल क्लोनिंग साइट्स में 3 बता दूं, तो देखो अभी तक हमने 1 पढ़ा, 1 PVU वस्त 1 बमसल BAM H1 बमसल SAL 1, ठीक है।
इको R1, ये तो बहुत इजी है, मल्टीपल क्लोनिंग साइट्स में ऑब्वियस सी बात है इको R1 तो होगा। फिर CAL1, जो क्ला1 सॉरी बेटा, क्ला1। फिर है हमारा हिंद थर्ड, बस 3 किस में आया है अभी, यहाँ पे आया है। अब 2 भी दे दो कोई सा, लो भाई 2 भी दे दिया, एक यहाँ पे 2 वाला ऐड कर लो, PVU2, बस ख़त्म। बमसल 111, PVU वस्त, P वस्त 111, इको R1 1, क्ला हिंद, जय हिंद से याद कर लो, क्ला हिंद जो कि मल्टीपल क्लोनिंग साइड में, मतलब ई क्ला हिंद, इको R1 क्ला हिंद ऐसे लॉन कर लो, बस 3 हिंद में आता है। और PVU2 सिर्फ एक बच गया जो कि PVU2 हो गया। ठीक है, 2 रिस्ट्रिक्शन साइट्स हैं, सॉरी 2 एम्पेसिलिन रेजिस्टेंट वाली जो साइट्स हैं हमारी, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट के एम्पेसिलिन और टेट्रासाइक्लिन। और क्या क्या बताया मैंने आपको, इको क्ला हिंद सबको लिख लेना पहले, 1111 बाद में लगाएंगे। इतना हिस्सा टेट्रासाइक्लिन जहाँ पे था हमारा बमसल, ठीक है। इतना हिस्सा एम्पेसिलिन जहाँ पे था हमारा पी वस्त। फिर आ गया था हमारा PVU2, तो PVU के सामने ऐसे होगा, बिल्कुल ऐसे ऐसे, ठीक है, तो बोल सकते हो आप। और यहाँ पे हो गया हमारा ओराई जिसका नाम था PMB1 नाम का PBR 322 में ऑरिजिन होता है। अब सबके सामने 1 1 लगा दो, 1 1 1 1 1 1, सिर्फ यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, ख़त्म हमारा PBR 322 का स्ट्रक्चर। ओके, सो अगर आपको ये वीडियो समझ आई है तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है गाइज़, और सब्सक्राइब कर दीजिए इस वीडियो को। सो थैंक यू सो मच एंड ऐड अस ऑन educationwave.in।